गुड इवनिंग एवरीवन। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं? 7 कितने लोगों ने किए? जीवन नहीं आया आज, साथ ही साथ कर लिए। जीवन को आप फ्रेंड हो उनके, जानते हो? अब बन गए हो? पहले से ही जान पहचान? अभी अच्छा, क्लास से उठ के चले गए क्या? सर दर्द हो गया? अच्छा, बाकी लोगों को क्या हो गया? और यहाँ बैठते थे वो कहाँ है? आवाज़ आ रही है? बस 5 मिनट में उसको उधर कर देना तुम जाने से पहले, बस पंखे की हवा को। बाकी लोग बताइए। हाँ, 6 क्वेश्चन हुए हैं। 6 क्वेश्चन तो काफी कम है भाई। ऑनलाइन वालों आप बताइए। पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन राइटिंग आंसर्स। हाँ सर, बस पढ़ा दो, ज्ञान दे दो, आंसर राइटिंग मत करवाओ। अगली बार हटा दूं इसको, सेक्शन है कि आंसर राइटिंग को प्रोग्राम से। मेरे लिए भी तो पेन ही है जबरदस्ती की 6 क्लास ऐड करवा के आना क्लास में। खाली मेंस के समय करा दिया करेंगे आई थिंक। ओके, so how was your attempt in terms of quality? Has it improved with respect to first session? जो लिखा होगा आपने सबसे पहले शायद यहाँ पे या कहीं भी। Do you feel there is improvement? आज पूरा कपड़े पहन के आ गए आप, वेरी नाइस। ठंड लग जाएगी भाई, पहन के रहो। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। So first question is, a man is but a product of his thoughts. What he thinks he becomes. What he thinks, I think ये डिस्कस किया है हमने। किस पार्ट से है ये सिलेबस का? एटीट्यूड बिल्डिंग थ्रू कॉग्निशंस। ठीक है, तो बेसिकली हमारे कॉग्निशंस, हमारा कॉग्निशंस आर अवर बिलीफ पैटर्न इज बेसिकली व्हाट वी थिंक। सो हाउ वी थिंक is actually guiding how our attitudes are shaped, and then how our attitude are shaped is actually guiding our behavior, and that is leading to becoming of our character. For example, virtue approach की हम बात कर रहे हैं ना, whatever you do habitually it actually become your characteristic trait. ठीक है, so you may start the introduction by highlighting this part only, that how there is an important role of belief pattern cognitions in terms of attitude building, and then you can talk about how it directs the development of personality trait. This can be your introduction. आप इसको उसके थ्रू भी समझा सकते हैं। किसके थ्रू? डायग्राम के थ्रू। डायग्राम के थ्रू भी आप इसको समझा सकते हैं। भाई सुनो, बोला ना। इसको चेंज कर दो, पानी सही नहीं है, देखो थोड़ा सा। ठीक है, सो नाउ वी कैन गिव एग्जांपल्स दैट हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो कैसे हमारे एटीट्यूड को गाइड करता है। आप बात कर सकते हैं आपका जो कास्ट सिस्टम में बिलीफ है, अगर आप मानते हैं जो प्योरिटी एंड पॉल्यूशन का जो प्रिंसिपल है, बिलीफ पैटर्न ही तो है। प्योरिटी एंड पॉल्यूशन इज अवर बिलीफ पैटर्न की समथिंग इज मीनियल, ये जो काम करते हैं वो लोग इम्प्योर होते हैं। दिस इज ऑल इन अवर थॉट प्रोसेस। सो अगर हमारा थॉट प्रोसेस इस सिस्टम के बिलीफ को मानेगा तो बेसिकली हमारा जो माइंडसेट होगा वो कैसा हो जाएगा? कास्ट प्रेजुडिस वाला हो जाएगा। सिमिलरली अगर फीमेल की इनइक्वालिटी में हम बिलीव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू कि दे शुड बी सबजुगेटेड, देन यू विल बिकमिंग ए पैट्रियार्च बेसिकली। ठीक है, खुद के बारे में भी अगर नेगेटिव अजम्पशंस आप रखते हो कि यार मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, देन ऑल्सो इट विल लीड टू द बिकमिंग ऑफ पेसिमिस्टिक एटीट्यूड। आपके खुद के अंदर एक सीवियर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहेगा। ठीक है, बेसिकली रिलीजियस बिलीफ पैटर्न की आप बात करिए, है ना, भगवान है, भगवान को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं। अब ये
ये सब बिलीफ पैटर्न है आपके कि आप इनको मानते हैं, इनको मानते हैं तो आपका जो बिहेवियर है वो इससे गाइड होता है, आप स्पिरिचुअल बिहेवियर बनते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वन पार्ट ऑफ द आंसर विल बी कि हम एग्जामिनर को बताएंगे कि यस वी अंडरस्टैंड दैट पार्ट, दैट हाउ अवर थॉट प्रोसेस इज एक्चुअली डायरेक्टिंग अवर एटीट्यूड बिल्डिंग एंड कॉन्सिक्वेंटली अवर बिहेवियर। ठीक है, नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट इज द क्वेश्चन इज आस्किंग कि आपकी रिलेवेंस क्या है। तो रिलेवेंस सबसे पहले तो यह है कि हमको यह समझ में आता है, इसका मतलब यह भी है कि अगर हम थॉट प्रोसेस को चेंज कर दें तो इसका मतलब एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं, इसका मतलब हम बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, यस और नो। तो हम यहां पे कुछ अच्छी केस स्टडीज दे सकते हैं। मैंने आपको कल ऐसे ही क्लास में बात बताई थी कि नॉलेज वाले कंपोनेंट की एज ऑफ एनलाइटनमेंट का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, एज ऑफ एनलाइटनमेंट क्या था? इट वॉज अबाउट द न्यू बिलीफ पैटर्न, द न्यू कॉग्निशंस दैट विल एक्चुअली हेल्प्स इन रीशेपिंग ऑफ द एटीट्यूड, दैट विल हेल्प्स इन। इनकी तबीयत ठीक है जो यहां पे बैठे थे कल, क्या नाम है उनका? हाँ, उत्कर्ष नाम नहीं पता। ठीक है, सो दैट इज बेसिकली अबाउट हाउ योर चेंजिंग ऑफ थॉट्स विल लीड टू द चेंज ऑफ एटीट्यूड। तो आप यहां पे एनलाइटनमेंट की बात कर सकते हैं। नेगेटिव साइड बात करेंगे तो जो टेररिस्ट ब्रेन वॉशिंग करते हैं, ये भी तो उसी का एग्जांपल है कि वो आपको बताते हैं, नई नई इंफॉर्मेशन आपके अंदर भरते हैं कि देखो आप यहां पे हो, आपकी माताओं बहनों के साथ कितना बुरा बुरा काम हो रहा है। ठीक है, वो आपको ऐसे दिखा दिखा के जबरदस्ती आपके दिमाग के थॉट प्रोसेस को चेंज करते हैं ताकि आपका एटीट्यूड हिट रेट का आ जाए, आपका एटीट्यूड जिहादी वाला हो जाए। ठीक है, तो अब इसका रिलेवेंस क्या है प्रेजेंट डे में? प्रेजेंट डे में मैंने आपको बताया था जहां कहीं भी एटीट्यूडल चेंज की बात हो, कहां पे होगी एटीट्यूडल चेंज की बात? ऐसी सारी चीजें जहां पे लॉ इज देयर बट बिहेवियरल चेंज नहीं आया है ना। क्लीननेस की बात कर लीजिए, डाउरी की बात कर लीजिए, तो जहां भी एटीट्यूड चेंज करने की बात हो, आप बहुत एग्जाम्पल लिख सकते हैं यहां पे। उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम अच्छे बिलीफ पैटर्न को अडॉप्ट करें। अब कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे कि जो बिलीफ पैटर्न है, ये जो बिलीफ पैटर्न है, इसको हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं। कंक्लूजन में आप इसको लिख दीजिए कि हमारे जो थॉट प्रोसेस है इसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बुक्स के थ्रू कर सकते हैं, अच्छे लोगों की संगति से कर सकते हैं। ठीक है, मेंटोर्स, अच्छे मेंटोर्स के थ्रू कर सकते हैं, उन, है ना, अच्छे पीयर ग्रुप के थ्रू कर सकते हैं। और व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज दैट वट एवर थॉट प्रोसेस इज यू स्टिक टू दैट थॉट प्रोसेस। दो थॉट प्रोसेस शुड बिकम सेंट्रल पार्ट ऑफ योर बिहेवियर एंड यू शुड प्रैक्टिस इट हैबिचुअली। आ रही बात समझ में? तो ओवरऑल अगर मैं क्वेश्चन का ब्रेकअप देखूं तो सबसे पहले तो मैंने इसी पार्ट पे फोकस किया कि जो थॉट प्रोसेस है वो थॉट प्रोसेस से मेरा एटीट्यूड कैसे बिल्ड होता है, ये मैंने बताया। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बता दो आप। फिर एक करके बता दिया कि भैया एक्चुअल में एटीट्यूड चेंज करना हो तो कैसे करेंगे, और इस चीज का प्रेजेंट डे में रिलेवेंस क्या है। प्रेजेंट डे में आपको मैंने 4-5 एग्जांपल दे दिए, और फिर एक्चुअल में थॉट्स को कैसे चेंज करेंगे ये कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं। मोटा मोटा समझ में आ गया आपको स्ट्रक्चर? कितने लोगों ने इसी के आसपास आंसर लिखा है? लगभग लगभग गड़बड़ हो गई? आगे क्यों नहीं बढ़ते हो? मैक्रो लेवल पे सोचा करो ना, थोड़ा मैक्रो लेवल पे सोचा करो। केवल एक ही पार्ट में कैसे आप रह जाएंगे, उसके आगे बढ़ो ना। अगर मैं आपको केवल ये बोलता हूं कि आप अपना एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं, आप ना कुछ बन सकते हैं बस चेंजिंग योर थॉट प्रोसेस, तो क्या केवल एग्जाम्पल ही बस उसके आएंगे? एक ही साइड आएगी? क्या उसका रिलेवेंस नहीं आएगा? क्या उसका एप्लीकेशन नहीं आएगा? उसकी केस स्टडीज नहीं आएंगी, गुड और बैड जो भी है? देख लिया था आपने इस बार? अच्छा, ठीक है। वर्चू एथिक्स नहीं आया दिमाग में? वर्चू एथिक्स तो आना चाहिए था कि एक्चुअल बिहेवियर से आपका कैरेक्टर, व्हाट ही बिकम्स। सो व्हाट यू बिकम, जब ये बात आती है व्हाट यू बिकम, इज इट अबाउट कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स, इज इट अबाउट कैरेक्टर? तो यू आर बिकमिंग दैट पर्सन। तो आना चाहिए कि ट्रेट कैसे बिल्ड होता है। आज पोल्यूशन कुछ ज्यादा नहीं है, देखने में अजीब सा लग रहा है, लेकिन स्मेल करने में तो हैवी हैवी लग रही थी एयर बाहर। ज्यादा है ना आज? थोड़ा ऐसा फील हो रहा था एकदम कि पता नहीं रेती सूंघ रहे हैं क्या जैसे। मैं तो देखा नहीं, खैर धूप तो मैं तो काम कर रहा था, बट अभी मैं रास्ते में आया तो मुझे बहुत हैवी लगा सांस लेने में। तुम लोग जल्दी से जल्दी ऑनलाइन में शिफ्ट हो जाओ सब। एक माहौल बनाओ, ऑफलाइन बेकार है, घर से पढ़ो सब, या कोई अच्छे और सेंटर, रियल सेंटर्स ढूंढते हैं अपन लोग, वहां पढ़ाई करते हैं, ताकि दिल्ली का एक कल्चर खत्म करो कोचिंग्स का, ताकि सबको मुक्ति मिल जाए, हमें मुक्ति मिल जाए, और हम भी स्टूडियो घर बना के गाँव में रह के वहीं से क्लास व्लास लें, नहीं टियर 2 में रहें।
ये रहने लायक नहीं है यार जगह, बताओ। यही तो दिक्कत है, तुम लोगों की वजह से मैं यहां पे हूं। दिक्कत तुम हो। हाँ, मैं तो ऑनलाइन पढ़ा दूंगा, मुझे क्या है। तो क्लास सेट, अच्छा ये बताओ, ये कोचिंग की वजह से बच्चे यहाँ पे, बच्चे की वजह से कोचिंग यहाँ पे है? पहले कोचिंग आएगी, पहले बच्चे आए हैं? पहले कोचिंग आई होगी, फिर धीरे धीरे बाकी कोचिंग्स आ गई, मशरूम हो गया। चलो बैक टू वेद। आज कुछ एक नया सेंटर डेवलप करते हैं। जब राजस्थान गया था, वो इंस्टीट्यूट फाउंड किया था, वो पर्पज वही था फाउंड करने का, हुआ नहीं, अलग बात है। क्या? गांधी जी जैसा आश्रम। कितने लोगों ने देख लिया? रीजन समझ में आ गए गांधी जी के? आपने देखा? क्यों? ऐसे नहीं भूलना होता है ना, फिर अगले 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 वीडियो नहीं आएंगे गांधी जी के। गांधी जी का सेल्फलेसनेस का, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स का बहुत इंपॉर्टेंट शॉट मैंने रिकॉर्ड किया था कल, वो आपके एथिक्स का और ऐसे में काम आएगा। ऐसी ऐसी स्टोरीज है जो मुझको भी नहीं पता थी, तो ऐसा एनेक्डोट बनाओगे कितना मजा आ जाएगा। कमेंट करके थोड़ा एनकरेज करा करो, शॉर्ट्स पे कमेंट करना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, हाँ ठीक है करो। वो क्या है, वो सीरीज चालू, वो अच्छा होगा वो आपके लिए भी। क्या बोल रहे हैं आप? आवाज नहीं आ रही यार पीछे से। मेरे समझ में नहीं आया, क्या बोल रहे हैं? तो हंसने दो ना, हंसने से क्या होता है यार। क्रिटिसिज्म को ऐसे मत लिया करो। लोग सब तरह के लोग हैं, सब तरह के स्टूडेंट्स भी हैं, सो डोंट वरी। एवरीवन अल्टीमेटली अपनी मेहनत का एवरीवन विल गेट रीप। जो जितना मेहनत करेगा, जितना अपने फील्ड में एक्सेल करेगा, वो जाएगा। आप एक्सेल करोगे, आप आईएएस बनोगे, हंसने वाला नहीं बनेगा, वो हंसता ही रहेगा। सो दैट इज अप टू यू, हाउ यू डिसाइड। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ऑनलाइन वालों, एनी डाउट? अब आज आने वाला है, प्रोबेबली आज आ जाएगा। आज इज अबाउट सेल्फलेसनेस, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक मनी। गांधी जी का बहुत अच्छा एक एनेक्डोट आप सुनिएगा, वेरी नाइस। हाउ इट अफेक्ट सोसाइटी, हाउ इट अफेक्ट सोसाइटी में नहीं आएगा। हाउ इट अफेक्ट सोसाइटी में आप लास्ट में कंक्लूजन में भले ही दे सकते हो कि अल्टीमेटली सोसाइटी को शुड एनकरेज इंस्टीट्यूशंस लाइक स्कूल्स, लाइब्रेरी, जो अच्छे थॉट प्रोसेस को प्रमोट करें, जर्नल्स, ठीक है, न्यूज़पेपर्स, मीडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बापू जी आज ऑनलाइन चले गए, इसीलिए थोड़ा खाली खाली सा लग रहा है। बापू जी भी नहीं आ रहे, वकील साहब भी नहीं आ रहे। ओके, काइंडली सी और सेकंड कमेंट। कहाँ है आपका सेकंड कमेंट? आप कॉपी पेस्ट कर दिया करो ना दोबारा से, कहां से सेकंड कमेंट ढूंढेंगे आपका? आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए। क्या है, अगला क्वेश्चन पे चलेंगे फिर जल्दी से। आप जी बताइए। कंक्लूजन इज अबाउट किसी भी चीज का, देखो एक जनरल टेम्पलेट है कंक्लूजन का। कंक्लूजन में देखो 10 मार्कर क्वेश्चन है, तो या तो कोई प्रॉब्लम डिस्कस हो रही तो वे फॉरवर्ड बता दो, या उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दो, या वो चीज एक्चुअल में कैसे करेंगे वो बता दो। अगर एक जेनरिक सा स्टेटमेंट है तो उसका इंपॉर्टेंस दिखा दो। आप पहली बार आएंगे क्लास में? कैसे आज, कैसे पहली बार? अच्छा, तो बोला क्लास में बैठ जाओ, वहीं फील लो। अरे अच्छा ठीक है। तो पॉइंट इज कंक्लूजन में यू टॉक अबाउट, हाँ अगर जेनरिक स्टेटमेंट है तो उसका रेलेवेंस बताइए, उसका इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस बताइए। और सिग्निफिकेंस किसके टर्म्स में बताएंगे? तो एथिक्स के एक पेपर में मैंने आपको बताया है इंपॉर्टेंस विद रिस्पेक्ट टू एटीट्यूड साइकोलॉजी, इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू सोसाइटी, इंपॉर्टेंस विद रिस्पेक्ट टू नेशन एंड ग्लोबल, एट ग्लोबल नेचर। इन 3-4 लेवल पे उसका इंपैक्ट दिखाने का प्रयास करिए। ब्यूरोक्रेसी ऑल्सो, अगर ब्यूरोक्रेसी के रिस्पेक्ट में है तो ठीक है। तो ये जनरल टेम्पलेट है, कभी किसी पे कहां से एंड कर दीजिए, 12-13 तो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट ऑल्सो। कहीं में आपके वे फॉरवर्ड लग जाएगा सोल्यूशन में कि वी मस्ट डू, इसी क्वेश्चन में वी मस्ट स्ट्राइव टू बी सराउंडेड बाय गुड थॉट्स, फॉर एग्जाम्पल बाय गुड बुक्स, गुड कंपनी,
ठीक है, रीडिंग गुड जर्नल्स, है ना, हैविंग ग्रेट मेंटर, ऐसे करके एंड कर सकते हैं आप। आ रही है मेरी बात समझ में? तो दैट इज हाउ यू कैन एंड। आगे चलें। अगला क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। आज आपको थोड़ा आसान लगा पेपर? आज तो बहुत आसान था सर, आज एक ही कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन था। कल मुझे एक फोन आया, मतलब तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो एक्चुअली कल क्या था ना, कल सारे के सारे कोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस थे, एंड दैट इज व्हाई ऑल ऑफ यू फेल्ट एट कि भाई पता नहीं क्या हो गया, ठीक है, एंड दैट इज व्हाई यू फेल्ट दैट पार्ट। बट आप एक्चुअल में पेपर किसी भी साल का आप उठा के देखेंगे, आप आज भी ये 2023 का पेपर आप उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि 80 से 85% क्वेश्चंस आप अभी सॉल्व कर सकते हैं। या आप पाएंगे, आप भले उठा के देख लो आप, लेकिन कल का पेपर में मतलब इट वाज ऑल टफनेस कंबाइंड इनटू वन पेपर, एंड दैट इज व्हाई यू फेल्ट लाइक दैट। ठीक है, एक्चुअल में पेपर ऐसा नहीं आता है। एक्चुअल में पेपर कैसा आता है? एक्चुअल में 2-3 ही क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो थोड़े टफ होते हैं, बाकी आपके सिलेबस से डायरेक्टली उठ के आता है, थीम्स पे आता है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। आ रही बात समझ में? तो अगला क्वेश्चन इज सीएसआर मेक्स कंपनीज मोर प्रॉफिटेबल एंड सस्टेनेबल। तो ये क्वेश्चन के जो पॉइंट्स हैं वो कौन से पार्ट से उठाओगे आप बताइए? ऐसे इतनी कम आवाज में जी। इंट्रोडक्शन सीएसआर से आ जाएगा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। सीएसआर है क्या? सीएसआर एक इंपॉर्टेंट टर्म है। कितने लोगों ने जो सीएसआर है वो केवल लिमिट किया है 1% वाले पार्ट, वो जो कंपनीज एक्ट में है वो नहीं है ना। सीएसआर अंटिल उसी के रेफरेंस में आए ब्रॉडली ही अज्यूम करने चलना है ना, कि सीएसआर इज अबाउट द काइंड ऑफ ऑब्लिगेशंस दैट यू होल्ड। ठीक है, ठीक है। और अब इसके बाद वेरी गुड। सो हाउ डज इट ड्राइव प्रॉफिटेबिलिटी एंड हाउ डज इट ड्राइव सस्टेनेबिलिटी, ये सेकंड पार्ट है। इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि आपने जो पढ़ा हुआ है ना, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ेगी, है ना, आपने कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस पढ़े थे, आपने पढ़े थे ना, वही वाला पार्ट तो है। तो आधे पॉइंट्स तो वहीं से आ जाएंगे, इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, जो पढ़ाया था आपको याद है, वर्क कल्चर, रिटेनिंग टैलेंट, क्रेडिबिलिटी एटसेट्रा। और आधे पॉइंट आपके कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाले उनसे आ जाएंगे कि आप सीएसआर फॉलो करोगे तो एम्प्लॉय ग्रोथ पे काम करोगे, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स पे काम करोगे, उनको मोटिवेटेड रखोगे, उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा रहेगी। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है, कितने लोगों ने केस स्टडी जिसमें कोट करी है सीएसआर में, टाटा का या जो भी आपको अच्छा की हो, कितने लोगों ने केस स्टडीज कोट करी है? कितने लोगों ने नहीं करी केस स्टडीज कोट? खड़े हो जाओ। कितने लोगों ने केस स्टडीज कोट नहीं करी है? खड़े हो जाओ। और कैसे खड़े करेंगे? खड़े हो जाओ। हाँ, कितने लोगों ने केस स्टडीज कोट नहीं करी है? ईमानदारी से आपने करी है? मैं देखूंगा अभी। आपने करी है? कोई बात नहीं है। क्या लिखा है? कितने फैक्ट्स हैं केस स्टडीज के? केवल एग्जाम्पल टाटा, दिस इज नॉट केस स्टडी। टाटा के एक्चुअल बारे में बताओ। टाटा स्पेंड 5 to 7% ऑफ इट्स प्रॉफिट। टाटा डू दिस दिस दिस, इतनी सारी जो चीजें हैं टाटा की बताई थे ना, इनिशिएटिव बताए थे, अतुल्या, मानसी, इनकी बात कर रहा हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल टाटा लिखना इज नॉट केस स्टडी। मैं कह रहा हूं सीएसआर एक्टिविटीज, उसके आएंगे ना। सीएसआर एक्टिविटीज के आंसर आएंगे ना। किस चीज का केस स्टडी होगा इसमें? सब तो आर्ग्यूमेंट है। कंज्यूमर बेस बढ़ा देता है तो आर्ग्यूमेंट है, तो आप दोगे। एग्जाम्पल्स क्या दोगे? केस स्टडीज क्या दोगे? आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। डोंट यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन टू पार्ट? मैं आपको बोलूं एक्स चीज कर लो, नंबर आ जाएगा, ये है आर्ग्यूमेंट। मैं आपको बोलूं ये चीज करके फलाना स्टूडेंट नंबर लेके आया, ये क्या है? ये केस स्टडी है। तो इस केस स्टडी के बिना आप ये वाली बात मानोगे मेरी? फिर एग्जामिनर क्यों मानेगा? देखो, इज इट टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड? पूछ रहा हूं आपसे। वोकेशनल ट्रेनिंग में एग्जाम्पल लिखते हैं ना इनिशिएटिव का। क्यों नहीं हो रही है?
टाटा प्रॉफिटेबल कंपनी है कि लॉस में चल रही है? टाटा अच्छी कंपनी है, तो वो इटसेल्फ इज अ वेरी गुड एग्जांपल। तो आपने डेफिनेशन ही वही दी है 2% वाली। नॉट गुड। कम से कम चलो वो तो चेंज कर दिया आपने, प्रिसीजन। बाकी लोगों ने लिखा है? आपने लिखा है दिव्या? हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। आपने लिखा है? वर्क कल्चर के हिसाब से वो वाले पेन उठा लिए आपने। अच्छा ठीक है। और जो बैठे हुए उन्होंने लिखा हुआ है उन्होंने? हाँ सेम लिखा हुआ है, ठीक। आप लोगों ने क्यों नहीं लिखा भाई? रेफरेंस कैसे दिया? एग्जाम्पल टाटा खाली? देयर इज नो पॉइंट ऑफ गिविंग कंटेंट। मैंने आपको बोला यूपीएससी के सेक्शन ए में क्वेश्चंस मेजरली 2 पार्ट पे आएंगे, ठीक है। एक तो सिलेबस से उठ के आएगा सीधा सीधा, है ना, आपसे वर्क कल्चर पे पूछ लेगा, आपसे सीएसआर पे पूछ लेगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस से पूछ लेगा, सिटीजन चार्टर पे पूछ लेगा, यस और नो, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी पे पूछ लेगा, जो इमोशनल इंटेलिजेंस जो सीधा सीधा टॉपिक से उठ के आया है। अब उसमें डिफरेंशिएट कराना आंसर, इट बिकम्स डिफिकल्ट, क्योंकि वही कंटेंट इन्होंने पढ़ा है, वो इन्होंने पढ़ा है। द प्रॉब्लम हियर इज हाउ टू डिफरेंशिएट योर आंसर। और वो डिफरेंशिएट कैसे करोगे आप? बाय प्रोवाइडिंग केस स्टडीज। वही आप नहीं डाल रहे हो। ये क्या मैंने अचार डालने के लिए लिखवाई थी क्या आपको पेपर में? दैट इज आई एम डिसअपॉइंटेड। ये स्ट्रेट अवे कंटेंट ड्रिवन क्वेश्चन है, इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग चेक नहीं हो रही, नथिंग, एब्सोल्युटली स्ट्रेट अवे फ्रॉम द नोट्स। अगर आप इस क्वेश्चन में भी 60% नंबर नहीं ला रहे हो, देन शेम ऑन यू। इसमें मेरा रोल ही नहीं आ रहा है अभी तो। इसमें रोल आ रहा है आपकी मेमोरी का, आपके रिवीजन का, आपके घर पे जाके पढ़ने का, बस। सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चंस जो कोटेशन वेस्ट आते हैं, जो जेनरिक आते हैं, करंट इंटरनेट डिस्पेंशन डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज, या एनईपी पे कुछ एक मतलब जो एक ब्रॉड टॉपिक होता है, वहां पे डिमांड आती है एनालिसिस की, वहां पे डिमांड आती है डायमेंशंस खोलने की, उसकी प्रैक्टिस चल रही है। आप इन क्वेश्चंस में भी अच्छा नहीं करेंगे तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू स्कोर गुड मार्क्स इन एथिक्स। आपको यही लिखना था, जहां पे एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए वहां पे वो इनिशिएटिव लिख दीजिए। आप जिस कंपनी के बारे में बता रहे हैं वो अगर बड़ा नाम है, प्रॉफिटेबल है, तो इट सेल्फ इज सफिशियंट, बट इनिशिएटिव के बारे में बताइए। और आपको यह भी बताना है कि वो फोर्ब्स में, लिस्ट में और वो सब है, तो आप बता सकते हैं, बट वो रिजल्ट है, एक्चुअल में क्या कर रही है वो तो बताओगे ना। डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों का? तो इनिशिएटिव बताना जरूरी है क्या? नहीं, नहीं है। प्रॉफिट चोरी करके आ रहा हो तो क्यों नहीं आ सकता? नहीं तो आपने मान लिया ना, अगर क्रेडिबिलिटी मान लो, प्रॉफिटेबिलिटी भी मान लो। फिर आपने बस ये बताया कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, तो कंपनी बिना सीएसआर फॉलो कर रही तो प्रॉफिट कमा सकती है शॉर्ट टर्म में। ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि आई शुड गिव अप नाउ, बिकॉज आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं अपने आप को बिल्कुल भी। सी बैठ जाओ, बाकी लोग नहीं, खड़े रहो थोड़ी देर और। एक्स कंपनी मेकिंग वाई प्रॉफिट, डज इट इंडिकेट सीएसआर इज बीइंग डन? सी सेट क्वेश्चन, सिंपल सी सेट क्वेश्चन। Statement 1, even though it is Tata is making Y profit. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? Without CSR, even though it is profitable, ये क्वेश्चन का पार्ट है? क्वेश्चन का पार्ट क्या है? आप X करोगे आपको ये मिलेगा, यही क्वेश्चन है। तो बिना इसको दिखाए
कैसी केस स्टडी आएगी? आप अगर केवल यही बोल देंगे कि प्रॉफिट है तो कैसे काम चलेगा? आपको बताने पड़ेंगे ना कि ये इनिशिएटिव लेते हैं इतने टाइप के, ये बताने पड़ेंगे ना। ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के इनके इनिशिएटिव ऐसे हैं। कोविड में जो उन्होंने किया एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए, सीधे खड़ा नहीं हुआ जा रहा आप पे। इनिशिएटिव्स कैसे लिए इन लोगों ने, कोविड में एम्प्लॉइज को कितना प्रोटेक्ट किया, या बताएंगे कि उससे एम्प्लॉय कितने मोटिवेटेड रहते हैं। टाटा की जॉब इज कंसीडर नेक्स्ट टू गवर्नमेंट टाइप की जॉब। तो ये अब ये इनिशिएटिव आपको दिखाने पड़ेंगे ना, तभी तो वो बात आएगी कि वो प्रॉफिटेबिलिटी में जा रहा है। अब आ रहा है समझ में? हाउ दिस इज रॉन्ग कि केवल प्रॉफिट दिखा के बात बना दी। आप समझने के लिए कह रहे हैं कि ऐसे ही कह दे रहे हैं? हाँ, तो इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी ये पूरे क्वेश्चन में खड़े रहिएगा आप सब लोग, ठीक है। सो द इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट यू स्टार्ट योर introduction by defining CSR, and these are the some of the important keywords जो मैंने बोले थे corporate governance या CSR के, उसमें आ जाने चाहिए। वो कहीं ना कहीं आप इनको डाल सकते हैं। Beat about trusteeship, beat about integration of people, planet, profit, beat about corporate citizenship, yes, जो डिस्कस किया था क्लास में। नाउ द आर्गुमेंट, ये कुछ वो है केस स्टडीज हैं जो आपको डालनी है, ये मैंने आपको बताया भी हुआ है, ठीक है। जो रिक्वायरमेंट इज 2%, बट टाटा स्पेंड 5 to 7%, अच्छा खासा स्पेंड करते हैं और काम करते हैं। नाउ दैट इज हाउ इट विल प्रमोट द डिफरेंट पार्ट। एम्प्लॉय के लिए क्या करते हैं? हाउ डज दीज एक्टिविटीज एक्चुअली हेल्प्स यू इन बिकमिंग प्रॉफिटेबल, बिकॉज यू आर एबल टू अट्रैक्ट more talent, your attrition rate is low and your productivity is high because you are indulging in these types of sound ethical practices. ये डिस्कस हुआ है सब, कंटेंट सब डिस्कस हुआ है ये। सिमिलरली whatever happens to your brand, the aspects of environmental sustainability जो बताया था ना कि corporate should take care of the externalities, buyback mechanism, EPR mechanism, extended producer responsibility mechanism. How do you gain legitimacy? ITC is a tobacco brand, but ITC का एक फेमस इनिशिएटिव है चौपाल, पढ़ा होगा आपने एग्रीकल्चर में। So ITC also indulges in various this sort of activity to change the brand perception. बैठ जाइए, मुझे लगा थोड़ी देर में मुझे मारने लग जाओगे। My only purpose is to make you realize that these are full toss. Such questions are full toss. और कोई पर्पज नहीं आपको खड़ा करने का, मुझे कोई मजा नहीं आता इसमें परेशान करके आपको। आ रही बात समझ में? यस, सो दैट इज हाउ यू विल डिवाइड योर आंसर। CSR में क्या प्रॉफिटेबल कैसे बनेंगे, आप सस्टेनेबल कैसे बनेंगे? तो सस्टेनेबल कैसे बनेंगे? बाय टेकिंग केयर ऑफ द एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज, यस और नो? बाय टेकिंग केयर ऑफ द एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज, यस? अरे परेशान नहीं होते, इट्स गुड ओनली। I apologize if I've hurt you. My only concern was to make you realize that we cannot avoid such, we cannot do such mistakes in the examination. ठीक है? My sister एक साल छोटी थी मुझसे, मतलब 2 साल, 1 साल कम क्लास में पढ़ती थी, एक क्लास की स्किप हुई थी, 2 साल छोटी है वैसे। अरे मैं कहानी सुना रहा हूं, सुनो, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पानी पीजिए आप पहले।
Okay, so shall I speak further? I'm sorry, I apologize. Okay, and the question is bit straight, and I expected कि आप बेहतर करेंगे इसमें. अगर आप नहीं कर रहे हैं तो you should also realize कि आप कितनी बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं. That is the only purpose. And I fully believe that you are a sincere student. I fully believe that. And that is why the reaction, मेरा reaction भी इसलिए ऐसा था. आ रही है आपको बात समझ में? And these things are good. These things are good. काफी टॉपर्स जो बाद में टॉपर्स बने, all of them has gone through this phase. So this is good. So cheer up, है ना. ये these are moments of introspection, and from here you take that lesson for yourself, that you will not commit the mistake. You will give more focus to understand the question better. क्योंकि क्वेश्चन ही गलत समझ लेंगे तो कुछ भी लिख के आ रहे हो तो नंबर नहीं मिलेगा. So maybe that is your biggest lesson today, and that lesson may help you in your prelims, in your mains. करते हैं ना कई बार गलत क्वेश्चन, इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ाते हैं, गलत कराते हैं और हमारा फिर नहीं होता है. सो मे बी दैट लेसन यू कैन लर्न टुडे. यस और नो? पानी 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 और पी लो प्लीज प्लीज. सर ऐसे ऐसे डांटते हो, फिर बोलते हो कि खुश क्यों नहीं रहते क्लास में, चेहरे पे प्रसन्नता क्यों नहीं है. ओके ठीक है, आगे चलते हैं. क्या हो गया? स्टोरी. ओके मुझे खराब लग रहा है एक्चुअली अभी. आई एम नॉट एबल टू गैदर माई ओन थॉट्स. तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि मेरी सिस्टर 1 साल छोटी है मुझसे, मतलब 2 साल छोटी है, पर 1 क्लास कम पढ़ती थी. मैं 8th में था तो वो 7th में ऐसे रहता था सीन. तो जब मेरा 10th हो गया था तो आई गॉट गुड परसेंटेज इन माई 10th क्लास, एंड शी वॉज नॉट मच इन टू स्टडीज, मतलब उसको इतना पढ़ने का नहीं रहता था. And when I was in my 11th class, so I think just 3 months before board examination, 10th class में जो बोर्ड होती है ना, राजस्थान बोर्ड था हमारा, तो मुझे याद है कि my parents asked me कि पिताजी ने बोला कि इसको देख जरा ये पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही, क्या कर रही है. And I asked her some question out of साइंस का चैप्टर था, लाइट वाला, प्रकाश है ना, कुछ पूछा तो वो नहीं बता पाई, उसको नहीं आता था कुछ. And I got very furious, and I slapped her left, right and center, and बहुत डांटा मैंने उसको. She also started crying, but वैसे तो लड़ाई हमारी जब होती थी तो she will also hit me back, ठीक है. But whenever it was about this education, she will never utter a word. That is the great quality I liked about her. Now I realize that hitting was a bad thing. At that point of time, I thought it is very much normal, क्योंकि I was also getting thrust, है ना, every other time in my schools and my family also. So मैंने उसको डांटा मारा और वो रोई बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी वो, ठीक है. But after that she started studying like anything, ठीक है. And she got more percentage than me in the board examination. Okay, so when the result came out, she had far higher marks than me. In the very next year I was chasing this. उस समय मतलब 100% मार्क्स इन मैथमेटिक्स वाज अ वेरी गुड थिंग. अब तो ऐसे मिल जाते हैं, उस समय नहीं मिलते थे उतनी आसानी से. तो मेरे खुद के नहीं आए थे, 98 ही थे, क्वेश्चन गलत हो गया था. उसको आ गए 100 मार्क्स था उसको मैथमेटिक्स में. सो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज, उसके बाद से शी रियली वर्कड हार्ड एंड काफ़ी अच्छा किया उसने लाइफ में. द पॉइंट इज कि हमारी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स ऑफ इंट्रोस्पेक्शन आते हैं. So that is why as a younger sister I am telling you that it is good only, ठीक है. So it is good, और इसको पॉजिटिव स्ट्राइड में ही आप लीजिएगा, और जो मिस्टेक है उस मिस्टेक को दोबारा नहीं करना है, इसका बस ध्यान रखना है हमें. यू विल ऑलवेज बी बेटर.
आज से बेहतर ही करोगे आगे जब एग्जाम में आओगे, ठीक है। और जिनको कुछ भी रिमोर्स नहीं हो रहा है, नालायको इतनी बारी खड़े रहोगे नहीं तो, ठीक है। वी शुड नॉट लेट दीज फुल टॉस गो इन द एग्जामिनेशन, ठीक है, दे विल हर्ट यू अदरवाइज। ऐसे क्वेश्चंस में तो नंबर लाना है आपको, ठीक है। एंड माई ओनली रीजन टू मेक यू स्टैंड एंड ऑल दीज थिंग्स आर, यार आई फील बैड, मतलब अगर आप नहीं अच्छा कर रहे हैं तो आई नेचुरली फील बैड। ऐसा नहीं है कि मेरा काम यहाँ पे खत्म हो जाता है, मैंने पढ़ा लिया, समझा दिया, मैनी स्टूडेंट्स आर गिविंग पॉजिटिव फीडबैक, बट आप नहीं कर रहे हो अच्छा तो इट मेक्स मी फील बैड, है ना। तो उसी के लिए आई एम जस्ट पुशिंग यू कि थोड़ा सा मेहनत करो, ऐसा मत करो। आ रही बात समझ में? चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं। ऑनलाइन वाले क्या कह रहे हैं? वेरी गुड अंजलि, मानसी टाटा आपने ऐड किया है? नहीं, मैंने सिंगल कंपनी का दिया है, आप और भी कंपनी ऐड कर सकते हैं। राइटिंग एग्जाम्पल आफ्टर आर्गुमेंट इज ऑल्सो ओके, और अलग से भी आप कर सकते हैं। जैसे आप ये भी कर सकते हैं कि हर बार एग्जाम्पल दें आर्गुमेंट के बाद, और आप ये भी कर सकते हैं कि किसी भी एक कंपनी के एग्जाम्पल में ही सब कुछ बता दें, एक बड़ा सा डिब्बा बना के। ये आपका चॉइस है। सब आपको एक ही कंपनी के बारे में पता, टाटा के बारे में पता है, तो टाटा का ही दिखा दें कि वो एम्प्लॉय के लिए क्या करती है, एनवायरमेंट के लिए क्या करती है, प्रॉफिटेबल उसके लिए क्या करती है, तो एक ही में बता दें। ये भी कर सकते हैं, क्योंकि बार बार एग्जाम्पल में टाटा टाटा लिखना आपको और लगेगा कि मैं टाटा 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 कर रहा हूं, ठीक है। चैलेंजेस कंक्लूजन में आप कर सकते हैं। चैलेंजेस कंक्लूजन में कि however CSR should not be symbolic, just to ensure legal compliance. CSR should be the spirit driven following, ये वाला जो पार्ट था ना, CSR should be driven by compassionate capitalism that integrate people, planet and profit, है ना। तो ये कीवर्ड आपके कंक्लूजन में आ सकते हैं। आ रही बात समझ में? यस। Next question is, at the international level, the bilateral relations between most nations are governed on the policy of promoting one's own national interest without any regard for the interest of other nations. Basically, this is about the practicality aspect, जो मैंने आपको बताया था ना कि इंटरनेशनल अफेयर्स में जनरली इट इज मैशियावेली एथिक्स, जो लोग बोलते हैं कि यार हम तो माइट इज राइट वाला चीज फॉलो करेंगे, हम अपना ही केवल इंटरेस्ट, नैरो इंटरेस्ट को हमेशा परस्यू करेंगे। क्वेश्चन उसी थीम पे बना है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउएवर दिस लीड्स टू द वेरियस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशन बिटवीन द नेशंस, वी नो दिस, होगा ही। सो हाउ कैन एथिकल कंसिडरेशंस हेल्प रिजॉल्व सच टेंशंस? क्वेश्चन बहुत आसान कर दिया आपके लिए। क्वेश्चन कैसे आसान कर दिया? आपको बस अब डिफरेंट एथिकल आर्गुमेंट्स देने हैं और बताने हैं कि उन एथिकल कंसिडरेशन से कौन से कॉन्फ्लिक्ट आप सॉल्व करने के प्रयास कर रहे हो। आ रही बात समझ में? और ये आर्गुमेंट आपको मैं दे चुका हूं, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? वाई शुड वी फॉलो एथिक्स इन IR, इसका आर्गुमेंट दिया है ना आपने, दिया है कि नहीं दिया है? वही तो एथिकल कंसिडरेशंस आपको लिखने हैं। आ रही बात समझ में? वही एथिकल कंसिडरेशंस आपको लिखने हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द एथिकल कंसिडरेशंस कि हम जो प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं वो ग्लोबल नेचर है, सो देयर इज शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। ये एथिकल कंसिडरेशन है कि जो प्रॉब्लम है इट इज टू बिग टू बी सॉल्व बाय एनी वन कंट्री, इट रिक्वायर्स द जॉइंट एफर्ट। तो ऐसा नहीं होगा कि क्लाइमेट चेंज से यूएसए विड्रॉ कर जाएगा, या कोविड-19 में कोई बड़ा देश बोलेगा, सब इंडिया बोल देता कि वैक्सीन में हम बिलीव ही नहीं करते, कोविड खत्म ही नहीं होता। इतना बड़ा पॉपुलस कंट्री अगर वैक्सीन में बिलीव नहीं कर रहा है तो आप समझिए क्या हालत होगा। आ रही बात समझ में? फिर कोविड खत्म नहीं कैसे होता? आ रही बात समझ में? सिमिलरली और क्या है, इंक्लूसिवनेस वाला जो पार्ट है कि हमको इंक्लूसिवनेस पे फोकस करना चाहिए एज एन एथिकल कंसिडरेशंस, बिकॉज देयर इज वाइडर डिस्पैरिटी इन डेवलपमेंट। ये मैंने आपको एग्जांपल दिए थे। डिमांड कहां से आएगी? जो रिसेशंस आ रहे हैं इनमें डिमांड कहां से आएगी? या फिर एक्सट्रीम पॉवर्टी एनीवेयर, थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर, ये भी आप लिख सकते हैं। सो दैट इज वाई इंक्लूसिवनेस का कंसिडरेशन आपका होना चाहिए, है ना।
और क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिसके जो आ रहे हैं? मत्स्य लॉ विल बी देयर। अगर क्योंकि हमारी जो कैपेबिलिटीज हैं वो बहुत डिफरेंट हैं। अगर हम अलाउ कर देते हैं कि भाई हर कंट्री अपना अपना इंटरेस्ट देख ले, तो किसका इंटरेस्ट माना जाएगा? जो सबसे बड़ी कंट्री की कैपेबिलिटी होगी, जिसका जूता सबसे बड़ा होगा, वही अपना इंटरेस्ट बनवाएगी। तो अल्टीमेटली इट विल लीड टू chaos, conflicts, मत्स्य लॉ। सो दैट इज वाई वी नीड द एथिकल कंसिडरेशंस ऑफ पंचशील। आ रही बात समझ में? दैट इज वाई वी नीड द एथिकल कंसिडरेशंस ऑफ पंचशील। Then the ethical considerations that no one is actually safe. अगर आप ये सोचें कि सामने वाला ही था ना कि फर्स्ट डे केम फॉर यू वाला जो आर्ग्यूमेंट है, यस, देन यू कैन टॉक अबाउट द एथिकल कंसिडरेशंस लाइक टेक्नोलॉजी एथिक्स एट ग्लोबल लेवल। कैसे साइबर वारफेयर या बायोलॉजिकल वेपन्स, कैसे बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन इट बिकम्स इंपेरेटिव कि हम एथिकल कंसिडरेशंस में ही सोचें। हमारे जो इंटरेस्ट हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं। यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ माइग्रेंट क्राइसिस एंड कॉस्मोपॉलिटन मॉरल थ्योरी। बताई थी आपको क्या थी कॉस्मोपॉलिटन मॉरल थ्योरी? क्या थी? दैट क्या था बताओ? Yes, moral consciousness या moral concerns are not limited by territorial boundaries. आप आंसर्स कैसा लिख रहे हैं? आपका अच्छा है पकड़, आप दोनों को याद काफी है कंटेंट, वेरी नाइस। देन यू टॉक अबाउट दिस दैट माइग्रेंट क्राइसिस में क्या होता है कि ये हमारा कंसर्न नहीं है, तो क्या एथिकल कंसिडरेशन होना चाहिए इसके लिए? कॉस्मोपॉलिटन मॉरल थ्योरी, यस और नो? फिर ग्लोबल कॉमन्स में आता है, ये हाई सी हमारी जिम्मेदारी नहीं है, स्पेस हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है? कॉलोनाइजेशन शुरू होता है इन चीजों का, बड़ी कंट्री इन पे पकड़ बनाना चालू करती है। तो क्या एथिकल कंसिडरेशन होगा? शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देन हमारा फ्यूचर ऑब्लिगेशंस जो एनवायरमेंट और फ्यूचर जनरेशन के लिए है, उसकी हम बात करेंगे। So basically we can talk about all these different principles। जो प्रिंसिपल्स मैंने आपको पंचशील के बताए, जो प्रिंसिपल्स मैंने आपको यूएन वाले बताए थे ना, यूएन के 4-5 प्रिंसिपल्स जो थे, यूएन के प्रिंसिपल्स थे कि जो डिस्प्यूट्स होंगे वो पीसफुल मीन से हम सेटल करेंगे, यूएनएससी के उससे वो करेंगे, बताया था ना आपको। देन दीज आर द प्रिंसिपल्स दैट यू कैन कोट इन योर आंसर, दैट दीज आर द एथिकल कंसिडरेशंस। ये क्वेश्चन दो तरीके से स्ट्रक्चर हो सकता है कि आप एथिकल कंसिडरेशंस एक एक करके खोताएं और बताएं कि वो कौन से कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर रहे हैं, या कॉन्फ्लिक्ट्स बताएं और उनको बताएं कि इसके लिए कौन कौन से एथिकल कंसिडरेशन से वो रिजॉल्व होंगे। दिस क्वेश्चन कैन बी स्ट्रक्चर्ड आइदर वे इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल राइटिंग। बात आ रही है समझ में? कितने लोगों ने लगभग 70-80% इसी के अराउंड आंसर लिखा है? बाकी लोग आपने क्या लिखा? हाँ, आपसे पूछ रहा हूं। यस, ये आपने लिखा नहीं? अच्छा, आपने भी नहीं लिखा। 7th क्वेश्चन था क्या ये? पंचशील वाला, ह्यूमैनिटी वाला पॉइंट, मतलब क्वेश्चन सिंपल था। ये क्वेश्चन सिंपल इसमें यह था कि आपको यह बताना था, देखिए ध्यान से देखिए दोबारा से, क्वेश्चन सिंपल ये था कि एथिकल कंसिडरेशन से कॉन्फ्लिक्ट टेंशन कैसे रिजॉल्व होंगे। तो या तो डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स लिख दीजिए कि माइग्रेंट क्राइसिस से कॉन्फ्लिक्ट, माइग्रेंट क्राइसिस, क्लाइमेट चेंज, साइबर वारफेयर, टेररिज्म, या तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट लिख दीजिए, बताइए कौन सा एथिकल कंसिडरेशन उसमें लगेगा, या एथिकल कंसिडरेशन लिख दीजिए, उससे कौन कौन से क्राइसिस सॉल्व होंगे ये लिख दीजिए। एक ही बात है। Either way you can structure whatever you want, but the core argument will remain same, that why we should follow ethical principles. Why we should follow ethical principles. The core argument will remain same. Any doubt online वालों? जी,
वो उस तरह का क्वेश्चन नहीं है। ये जैसे कल जो क्वेश्चन आया था ना कि ए पॉलिसी फेल्डम होली राइट एंड होली रॉन्ग, वहां का बहुत अच्छा एग्जांपल होगा जो आप बोल रहे हैं, है ना। इसका ये प्लेन क्वेश्चन है, तो इसमें मत कॉम्प्लेक्सिटी घुसाइए। ये इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है जो कल हमने डिस्कस किया था, जो आप बोल रहे हैं अभी कि इंडिया ने एब्सटेन किया और ये सब किया। क्या हाँ हाँ, बट वो केवल एक पार्ट होगा, टुगेदरनेस कनेक्टेडनेस, है ना। आपको प्रिंसिपल्स बताने पड़ेंगे ना। टुगेदरनेस कनेक्टेडनेस तो एक पार्ट हुआ, बट उसके मैनिफेस्टेशंस क्या हैं, है ना। मैनिफेस्टेशंस कैसे आते हैं कि हमारी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या हमको अगर समाज में स्टेबिलिटी चाहिए, कैओस नहीं चाहिए, तो हमारी जो पावर्स हैं, जो लिबर्टी है, वो लिमिटेड होनी चाहिए किसी लॉ के थ्रू। तो क्या एथिकल कंसिडरेशंस, यही तो हैं कि हम पीसफुल तरीके से डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेंगे, है ना। मल्टीलेटरल जो कन्वेंशन को फॉलो करेंगे, या पंचशील हम सॉवरेनिटी का पालन करेंगे, ये सब लिख दीजिए आप ना। जो आपको पढ़ाया गया है आप उसके टर्म्स में सोचिए। आपको आईआर में एथिक्स में क्या पढ़ाया गया है? दो ही चीजें पढ़ाई गई हैं कि हमको एथिकल प्रिंसिपल्स क्यों फॉलो करने चाहिए, ये पढ़ाया गया आपको, उसी पे आंसर है ये पूरा। और आपको पढ़ाया गया कि डोनर एजेंसीज में क्या फंडिंग कंसर्न्स हैं, और आपको पढ़ाया गया जस्ट वार थ्योरी। यस और नो? कोई डाउट? आपको डाउट कुछ? ऑनलाइन वालों एनी डाउट? हाँ, नॉट उल्टा जो आर्गुमेंट करने की बात है कि हर कोई नैरो सेल्फ इंटरेस्ट में नहीं देख रहा है, तो दिस इज अबाउट पॉजिटिव केस स्टडीज, दैट तो यू कैन ऑलवेज गिव। इंडिया का एग्जांपल ले लीजिए कि इंडिया ने नैरो नहीं सोचा। वैक्सीन मैत्री का जो एग्जांपल है, व्हाइल ऑल अदर कंट्रीज वर एंगेज्ड इन वैक्सीन नेशनलिज्म, वी वर डूइंग वैक्सीन मैत्री। दिस इज द एग्जांपल ऑफ, हाँ ठीक है। तो आप ये एथिकल कंसिडरेशन का एग्जांपल दे, नाम का आप एग्जांपल दे सकते हैं। नाम, हाउ इंडिया हैज बिकम द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, इसका भी आप एग्जांपल दे सकते हैं कि वी हैव नॉट ऑलवेज, ऐसा नहीं है कि हमने केवल नैरो सेल्फ इंटरेस्ट में ही देखा है। तो ये पॉजिटिव केस स्टडीज, जहां सॉफ्ट पावर की बात कर सकते हैं, ये पॉजिटिव केस स्टडीज में आप इसको दे सकते हैं। आ रही बात समझ में? यस? एनी डाउट? ऑनलाइन वालों एनी डाउट? बिल्कुल दे सकते हैं। इस क्वेश्चन में भी आप दे सकते हैं। ये सीएसआर खुला पड़ा है क्या? बिल्कुल भी दे सकते हैं इस क्वेश्चन में, क्यों नहीं दे सकते? हाउ एथिकल कंसिडरेशन हेल्प। तो एक तो आप आर्गुमेंट दे रहे हैं और बता रहे हैं कि एक्चुअल में कैसे करेगा, फिर आप केस स्टडी देके उसको प्रूव भी कर सकते हैं कि एक्चुअल में ऐसा हुआ था। बिल्कुल दे सकते हैं। दीज आर पार्ट ऑफ पॉजिटिव केस स्टडीज। जो आप बोल रहे हैं, स्वाति नाम है शायद आपका। आ रही बात समझ में? यस? अगला क्वेश्चन करें। गुड गवर्नेंस डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय बोथ एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज पीपुल। तो क्या इस क्वेश्चन के कितने पार्ट होंगे? गुड गवर्नेंस डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय बोथ एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड पीपुल। तो दो पार्ट है मोटा मोटा, कि एडमिनिस्ट्रेटर को पीपल क्यों चाहिए, और एंड मतलब हाउ दैट विल लीड टू ए गुड गवर्नेंस। बेसिकली मतलब गुड गवर्नेंस के लिए एडमिनिस्ट्रेटर का योगदान क्या है, और वो बिना सिटीजन कैसे अधूरा है, एंड देन सिटीजन का जो कंट्रीब्यूशन है वो बिना एडमिनिस्ट्रेटर के कैसे अधूरा है। ये दो पार्ट है मोटा मोटा क्वेश्चन का। यस और नो? अब आप बताइए सिटीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए। बड़ा क्वेश्चन वही है। आई थिंक मैंने इस क्वेश्चन को एक दूसरे क्वेश्चन के टर्म्स में आपसे डिस्कस किया था, अगर याद आ रहा हो बताइए। आप रिकॉल कर पा रहे हैं क्या? सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस
विल कम फ्रॉम गवर्नेंस सेंट्रिक इलेक्टोरेट्स। ये क्वेश्चन डिस्कस किया था ना आपसे, यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन यही है। अब एग्जांपल दीजिए। तो स्टार्ट आप कर सकते हैं गुड गवर्नेंस से। आप क्या समझते हैं? बेसिकली वही अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डायग्राम बना सकते हैं आप। गुड गवर्नेंस, इसमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए अगर आपको पार्टिसिपेशन अचीव करना है, आप इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी बना सकते हैं कि गुड गवर्नेंस के एट्रीब्यूट में दिखा दीजिए कि दोनों का कैसे आएगा। जैसे आपको ट्रांसपेरेंसी दिखाना है, तो ट्रांसपेरेंसी में एडमिनिस्ट्रेटर का रोल क्या है? टू मेक सुओ मोटो डिस्क्लोजर अंडर आरटीआई, है ना, टू डू द रिकॉर्ड कीपिंग इन ए ट्रांसपेरेंट फॉर्मेट, ऐसा ऐसा करके, ठीक है। और सिटीजन्स का रोल क्या है? टू फाइल आरटीआई, है ना, टू डिमांड ट्रांसपेरेंसी, ये सिटीजन का रोल हो गया। पार्टिसिपेशन की बात करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटर का रोल क्या है? टू फैसिलिटेट पार्टिसिपेशन थ्रू वेरियस फोरम्स, या लोकल लैंग्वेज में मीटिंग्स कराई जाएं, ये हो गया। सिटीजन का क्या है? टू एक्चुअली पार्टिसिपेट इन द मीटिंग, फॉर एग्जांपल ग्राम सभा में पार्टिसिपेट करें। अकाउंटेबिलिटी में एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा और ये क्या करेंगे? सिटीजन क्या करेगा? सोशल ऑडिट करेगा सिटीजन, यस और नो। सिटीजन चार्टर को इंप्लीमेंट करवाएगा और वो क्या करेगा? एडमिनिस्ट्रेटर सिटीजन चार्टर बनाएगा। सोशल ऑडिट के लिए आपको इंफॉर्मेशन देगा, तो इंफॉर्मेशन तो सोशल ऑडिट के लिए एडमिनिस्ट्रेटर तो देगा, और कौन देगा? मनरेगा में किन लोगों को जॉब कार्ड मिले या नहीं मिले, इस सिटीजन के पास होना रहेगी इंफॉर्मेशन, ये तो उसी के पास रहेगी, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन को ही देना पड़ेगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन उन सिलोज को दूर करे और उसमें सिटीजन पार्टिसिपेट करें, यह तरीका हो सकता है इस क्वेश्चन को स्ट्रक्चर करने का। या फिर सिंपली बता सकते हो कि सिटीजन का रिक्वायरमेंट क्यों है। भाई सिटीजन टैक्स करता है, टैक्स पे करता है, बिना टैक्स दिए क्या गवर्नमेंट चल पाएगी? कोई गवर्नेंस हो पाएगी? फॉरगेट गुड गवर्नेंस। और अगर सिटीजन टैक्स दे रहा है तो एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारी है कि उस टैक्स को एज ए ट्रस्टी काम में ले, गुड गवर्नेंस के लिए यूज करे, तभी तो ये चलेगा। तो यू कैन इन्वोक सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो। कितने लोगों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट को इन्वोक किया? वेरी गुड, ऐसा इन्वोक करा करो भाई एथिकल कॉन्सेप्ट्स को। देन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज गोज हैंड इन हैंड, इस तरह का कर सकते हैं। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ए सिंगल व्हील डज नॉट टर्न द कार्ट इन मोशन वाली बात है, सुना है ना कौटिल्य का, ए सिंगल व्हील डज नॉट टर्न द कार्ट इन मोशन। तो कोई भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फॉर एग्जाम्पल क्लीनलीनेस की बात कर लीजिए, एयर पोल्यूशन की बात कर लीजिए, क्या, या डॉरी की बात कर लीजिए, क्या केवल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से क्लीनलीनेस आ जाएगी? गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से एयर पोल्यूशन दूर हो जाएगा? या ऐसे सारे सिचुएशन जहां पे लॉ सफाइस नहीं करेगा? डाउरी का जो एग्जांपल मैंने दिया, चाइल्ड मैरिज का जो दिया, यहां पे सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन का रिक्वायरमेंट होगा, यस और नो। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं तो जहां कहीं भी एडमिनिस्ट्रेटर्स आर रिक्वायर्ड टू गो बियॉन्ड डूइंग द मिनिमम, बताया था ना डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस में, बताया था आपको कि अगर हम एडमिनिस्ट्रेटर को अपने मिनिमम के बियॉन्ड जाना है तभी तो इनोवेशन आएगा, तभी तो गुड गवर्नेंस आएगा, नहीं तो वो मिनिमम काम करके अपना खाना पूर्ति कर देगा। द एडमिनिस्ट्रेटर विल फोकस मोर ऑन आउटपुट्स देन आउटकम्स। आ रही बात समझ में? सो बोथ वेज यू कैन मेक द स्ट्रक्चर, व्हाई एडमिनिस्ट्रेटर रिक्वायर्स citizens for good governance, why citizens require administrator for good governance, ऐसा भी दो पार्ट बन जाएगा आपका आंसर। या फिर गुड गवर्नेंस के 8 एट्रीब्यूट्स, उन 8-9 एट्रीब्यूट्स में दोनों का रोल बता दीजिए, एडमिनिस्ट्रेटर और सिटीजन्स का। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही है? बोथ वेज यू कैन, दिस इज ऑल्सो द रिलेटिवली सिंपल क्वेश्चन। एनी डाउट ऑनलाइन वालों? आई एम सॉरी प्रिया। हाँ, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। व्हाई एडमिनिस्ट्रेशन नीड्स पीपुल फॉर गुड गवर्नेंस, ये है क्वेश्चन, है कि नहीं? तो बस तो उस प्रॉब्लम, उस सिटीजन का जब रोल दिखाएंगी तो उसी में प्रॉब्लम आ जाएगी, उसी में प्रॉब्लम एड्रेस होगी, क्योंकि वो रोल कोई ना कोई सिटीजन एड्रेस कर रहा होगा ना। अकाउंटेबिलिटी के लिए अब लिखोगे आप एडमिनिस्ट्रेटर्स के नीचे आप लिखोगे कि फॉर
For broader social accountability, we need citizens' participation. Then only complete accountability will come. Otherwise, एडमिनिस्ट्रेटर की खुद की अकाउंटेबिलिटी तो कम अकाउंटेबिलिटी है. इट विल मोर फोकस ऑन आउटपुट ऑलवेज, नॉट आउटकम्स. आउटकम्स हुआ कि नहीं हुआ ये कौन बताएगा? जनता बताएगी अल्टीमेटली. आ रही बात समझ में? यस? ऑनलाइन वालों कैसे कैसे? तो गुड गवर्नेंस लिखा हुआ है ना. क्वेश्चन के स्ट्रक्चर देखो ना आप, बहुत तरीके से ना. गुड गवर्नेंस डिपेंड्स ऑन, दो पिलर हैं गुड गवर्नेंस के, एक है एडमिन और एक है पीपल. तो मैंने गुड गवर्नेंस को ही तोड़ दिया 8 एट्रीब्यूट में, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, फलाना ढमकाना. अब अकाउंटेबिलिटी में एडमिशन का रोल क्या है, इसका रोल क्या है, ट्रांसपेरेंसी में दोनों का रोल क्या है. तो मैं ऐसे बना सकता हूं स्ट्रक्चर, या सिंपली ऐसे बना सकता हूं. ए वाई एडमिनिस्ट्रेशन नीड सिटीजन फॉर गुड गवर्नेंस. बी वाई सिटीजन्स नीड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर गुड गवर्नेंस. ये दो हेडिंग बन जाएंगे, या ऐसे बना लो, तुम्हारे ऊपर है कैसे स्ट्रक्चर करना है. आर्गुमेंट्स यही आने घूम फिर के, आर्गुमेंट्स में चेंज नहीं होगा, मोटा मोटा यही आएगा. कैसा आंसर लिखा है ये? तो ये एडमिनिस्ट्रेशन तो आपने तोड़ा नहीं है, दो पार्ट में नहीं तोड़ा. हाँ, कि एडमिन को क्या करना चाहिए और फिर को क्या करना चाहिए. हाँ हाँ ठीक है ठीक है. हम्म. ठीक है, समझ में आ गया आपको? ऑनलाइन वालों आगे चलें. एनी डाउट? क्या लिख सकते हैं? हाँ ये लिख सकते हैं. ये तो इसी में आ जाएगा, किसी एक में ही लिख देना मर्ज करके. मतलब अकाउंटेबिलिटी में उल्टा भी तो लिख सकती हो ना, कि अगर सिटीजन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल अकाउंटेबिलिटी, कंप्लीट अकाउंटेबिलिटी, ये हेडिंग बनाई, हेडिंग के नीचे आपने फेलियर दिखा दिया कि सिटीजन नॉट पार्टिसिपेटिंग इन सोशल ऑडिट मीटिंग्स, और एडमिनिस्ट्रेटर्स नॉट प्रोवाइडिंग फुल इंफॉर्मेशन. ऐसा भी तो हो गया, ये नेगेटिव हो गया जो आप कह रहे हैं. ये अलग चीज है, चैलेंजेस हैं ये. फिर ये सिटीजन्स क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, चैलेंजेस क्या हैं, ये अलग चीज है. एडमिनिस्ट्रेटर्स क्यों देना नहीं चाह रहे हैं, वो अलग चीज है. वो इस क्वेश्चन का स्कोप नहीं है. अगर आपको मेंशन करना है तो कंक्लूजन में जाएंगी वो चीजें, कि बोथ सिटीजन्स नीड टू ओवरकम देयर हेजिटेशन, ब्ला ब्ला ब्ला, दे नीड टू बी कॉन्शियस ऑफ देयर ड्यूटीज. एट द सेम टाइम एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी मोर सेंसिटाइज, सेंसिटिव ट्रेनिंग, एटीट्यूड चेंज, ये सब आएगा. चलें आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट 3 वैल्यूज यूनिवर्सल इन नेचर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिविल सर्विसेज एंड ब्रिंग आउट द इंपॉर्टेंस. कौन कौन सी 3 वैल्यू लिखी है? एक एक करके, एक एक करके. इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टिजनशिप, वैल्यू न्यूट्रलिटी. खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ. तीनों में डिफरेंस समझाओ. हाँ 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 समझाओ, डिफरेंस समझाओ. ये सीधी खड़ी रहो, ऐसे टेढ़ी क्यों खड़ी हो? हाँ बताओ, डिफरेंस समझाओ तीनों में. वैल्यू न्यूट्रलिटी एंड नॉन पार्टिजनशिप में डिफरेंस समझाओ. ठीक है.
क्या आपको लगता है नहीं दोनों में ओवरलैप है? और एक आपने दिया नॉन पार्टीजनशिप। क्या नॉन पार्टीजनशिप सबसे पहले क्या था? इम्पार्शियलिटी। तो क्या इम्पार्शियलिटी में और वैल्यू न्यूट्रलिटी में ओवरलैप नहीं है? तो ये 3 वैल्यू ये चूज करना सही है आपके हिसाब से? कहीं इतनी सारी फाउंडेशन वैल्यू पढ़ा दी सर्विस। अरे तो सबके लिए, तो उसके लिए भी होगा, क्यों नहीं होगा? बैड आंसर। बैठिए, आप बताओ। फॉरेस्ट सर्विस वाले, हाँ एक ही कर दिया आपने, बहुत अच्छे। इंटेग्रिटी, ठीक है, अच्छा है। आपने क्या लिखा? यही 3 आपने? ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। तो इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि एक तो इम्पार्शियलिटी, वैल्यू न्यूट्रलिटी के 2 कंपोनेंट हैं। वैल्यू न्यूट्रलिटी मींस पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी एज वेल एज ऑब्जेक्टिविटी। आप सुनिए, वैल्यू न्यूट्रलिटी का मतलब है आपकी खुद की कोई प्रेफरेंस नहीं है। वैल्यूज क्या? आपकी प्रेफरेंस है। वैल्यू न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है? आपकी कोई प्रेफरेंस नहीं है। तो प्रेफरेंस नहीं है तो इसका इम्पार्शियलिटी भी हो गई, इसका नॉन पार्टीजनशिप भी हो गया, इसका मतलब ऑब्जेक्टिविटी भी हो गया कि आपकी कोई प्रेफरेंस नहीं है, आप तो केवल डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग कर रहे हो। तो वैल्यू न्यूट्रलिटी इज ए बिगर टर्म दैट एनकम्पासेस सो मेनी थिंग्स। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो नॉन पार्टीजनशिप हैज टू बी वन अमॉन्ग्स द 3 cardinal values of the civil services, because unlike other administrators, bureaucracy operates in a political context. ठीक है, इसके अलावा empathy and compassion या dedication to public service has to be one other attributes, and third should be objectivity, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी की उत्पत्ति ही ऑब्जेक्टिविटी से हुई है। बताया ना आपको, वेबरियन ब्यूरोक्रेसी का हॉलमार्क क्या है? ऑब्जेक्टिविटी है, लीगल रेशन अथॉरिटी है। इसके पहले तो क्या था? इमोशंस बेसिस पे था या पर्सनल प्रेफरेंस बेसिस पे था। तो उसने बोला ये सब हटाओ, ऑल ऑफ यू शुड बी ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिविटी तो हॉलमार्क है एडमिनिस्ट्रेशन का। नॉन पार्टीजनशिप इज विद रिस्पेक्ट टू द पॉलिटिकल कंसिडरेशंस, जो भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड शुड बी विद रिस्पेक्ट टू इमोशंस, क्योंकि वो बेवेरियन ब्यूरोक्रेसी की मिस्टेक थी, उस समय नहीं था। तो या तो आप डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस लिख दीजिए, वो ज्यादा बड़ा टर्म है, या फिर एम्पैथी कंपैशन लिख दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? बाकी तो लिख दिया होगा डेफिनेशन, वो तो सीधा सीधा आपके नोट्स में ही है सब। यस, वेरी गुड। इसका कोई अलग अलग आएगा? ये तो बस 3 पिलर बताने हैं आपको, तीनों का अलग अलग बता दीजिए इंपॉर्टेंस क्या है। इंट्रो कंक्लूजन का इसमें बहुत जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, 3 लाइन आपको लिखनी हो। अदर इंपॉर्टेंट वैल्यूज आर अपार्ट फ्रॉम दीज थ्रू, ये लिख दो बस, लास्ट में लिखनी भी है तो। हाँ जी, हाँ अगला ही क्वेश्चन है। ठीक है, so this is next question. Apart from competency and moral qualities, empathy and compassion are other vital attributes that facilitate the civil servant to be more competent in tackling the crucial issues. तो बेसिकली आप बताइए, what do you mean by intellectual competency? बेसिकली और स्किल्स इन टर्म्स ऑफ धुआं सा कुछ मुझे ही लग रहा है, हो रहा है कुछ, मुझे ही लग रहा है शायद। ऑब्जेक्टिविटी, इनोवेशन, हायर सेट ऑफ स्किल्स, दैट इज योर इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसी। ऑन द अदर मॉरल क्वालिटीज आर लाइक इंटेग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एटसेट्रा। वो ये कह रहा है इन सब में सबसे ज्यादा जो चीज है जो आपको हेल्प और करेगी वो है एम्पैथी एंड कंपैशन, क्योंकि इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसी माइट नॉट सफाइस, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली ऑब्जेक्टिविटी के जो लिमिटेशंस हैं वही आएगा, स्किल्स विदाउट एम्पैथी कंपैशन वाली बात है। और दूसरा क्या है कि अदर मॉरल क्वालिटीज ऑल्सो विल नीड एम्पैथी एंड कंपैशन। क्या
एम्पैथी एंड कंपैशन के बिना अकाउंटेबिलिटी हो सकती है, ट्रांसपेरेंसी हो सकती है, इन सब के लिए रिक्वायरमेंट होगा ना। अगर आप तो बाकी जो वाइटल मॉरल क्वालिटीज हैं, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस हो जाएगी, ये सब बिना एम्पैथी कंपैशन के कैसे होंगे? इस तरफ इस क्वेश्चन को पार्ट में डिवाइड करें। ये दो पार्ट इंपॉर्टेंट है कि इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसी मे नॉट बी सफिशिएंट, इसका आपको रीजनिंग पता है, 2-3 आर्गुमेंट यहां पे देना, एग्जांपल देना है और एम्पैथी कंपैशन का रोल दिखाना है। एंड अदर मॉरल क्वालिटीज आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन एम्पैथी एंड कंपैशन। मैं आपको ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो यूपीएससी जो है, सपोज पहले तो नहीं देता था आंसर की वांसर की, है ना, अभी देना शुरू किया, कट ऑफ बट ऑफ ये सब नाटक। तो जब तक इसने एम्पैथाइज नहीं किया, अब यूपीएससी वैसे डिस्क्लोज करता, पेपर देता था, सब कुछ देता था, बट ये नहीं दिया। अब यूपीएससी ने पहला स्टेप क्या लिया, क्या लोगों को ये तो पता पड़ना चाहिए आंसर की, हमने आंसर क्या दिया, तो एम्पैथी आई। अब ट्रू मेजर ऑफ एम्पैथी अब क्या होगा कि शायद मॉडल आंसर दे, शायद बताए कि ये स्केलिंग करता कैसे है, शायद बताए कॉपी करेक्ट कैसे होती है, कोई वैलिड कॉपी दिखाए। आ रही वो बात समझ में? सो अब नाउ दिस ट्रांसपेरेंसी इज ड्रिवन बाय एम्पैथी एंड कंपैशन। सो द ट्रू मेजर ऑफ ट्रांसपेरेंसी कि विदाउट एम्पैथी एंड कंपैशन इवन दिस मॉरल क्वालिटी विल नॉट बी दैट मच एप्लीकेबल और दैट मच हेल्पफुल। आ रही है बात समझ में? यस और नो? आ रही है? एग्जाम्पल इसके बहुत सारे दे सकते हो। वो स्कीम वाला जो आर्गुमेंट आता है, पीडीएस वाला, वो इसका दिखा देगा कि आप में स्केल हो सकती है, एम्पैथी नहीं है तो वह हो जाएगा। ठीक है, एफआईए और ईआईए आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, आप किसी को रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, रिसेटलमेंट करा रहे हैं, तो अगर आपके अंदर एम्पैथी और कंपैशन नहीं है तो आप उनका जो कल्चर वाला कंपोनेंट है उसके बारे में समझ ही नहीं पाएंगे। ट्राइब्स क्या होती हैं? ट्राइब्स लिव्स इन सॉलिडारिटी, वो साथ साथ रहती हैं, लेकिन अगर आपके अंदर वो एम्पैथी कंपैशन नहीं है उनको देखने का, ट्राइब्स को एज ए ग्रुप दैट इज ड्रिवन बाय सॉलिडारिटी, तो आप क्या करेंगे? 10 लोग वहां रह लो, 15 लोग वहां रह लो, 20 लोग यहां रह लो, आप ऐसे डिवाइड कर दोगे तो आपका ईआई और एसआईए भी कंप्लीट नहीं होगा। आ रही है आपको बात समझ में? सिमिलरली विनिंग हार्ट एंड माइंड अप्रोच विल रिक्वायर एम्पैथी एंड कंपैशन। अपार्ट फ्रॉम कितना भी आप इंटेलेक्चुअली साउंड आदमी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप एक्चुअल में प्रॉब्लम नहीं समझेंगे, आपके अंदर वो एम्पैथी कंपैशन नहीं आएगा, तो आप सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे प्रॉब्लम। पॉवर्टी एलिविएशन जो है वो वेलफेयर ड्रिवन से कैपेसिटी बिल्डिंग अप्रोच कैसे जाएगा? एम्पैथी कंपैशन से जाएगा अल्टीमेटली, कि आप ट्रूली उनको एम्पावर करना चाहते हैं। आ रही बात समझ में? सपोज कोई परेशानी से गुजरा है, कोई विक्टिम हुई है, कोई लार्ज स्केल ट्रेजेडी हुई है ना, राइट्स हुए हैं, या किसी महिला के संग अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हुए हैं, ऐसे अटैक हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो क्या वहां पे इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी से खाली काम बात बनेगी? इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसी से बात बनेगी? इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसी तो क्या होगा? आप केस सॉल्व करोगे, आप कल्प्रिट को लेके आओगे, लेकिन क्या केवल उसी का रिक्वायरमेंट है? परहैप्स एम्पैथी एंड कंपैशन ड्रिवन ऑफिसर विल आल्सो इंडल्ज इन काउंसलिंग। ठीक है, तो बेसिकली दीज आर द वेरियस एग्जांपल्स, आप इनको इसमें डाल सकते हैं, मैंने एक जगह पे लिखे हुए हैं। तो क्वेश्चन के दो ब्रॉड स्ट्रक्चर हैं, हाउ इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसी अधूरी है विदाउट एम्पैथी एंड कंपैशन, एंड हाउ अदर मॉरल क्वालिटीज ऑल्सो रिक्वायर एम्पैथी एंड कंपैशन। दीज आर द वेरियस एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताए। इन सारे एग्जाम्पल में दिख रहा है कि बिना एम्पैथी एंड कंपैशन के ना तो आप टीम वर्क कर सकते हो, ना कुछ कर सकते हो। आप कितने भी इंटेलेक्चुअली साउंड बंदे क्यों ना हो, लेकिन आपको लीडर वास्तव में बनना है, आपको टीम बनानी है, तो आपको एम्पैथी कंपैशन रखना ही होगा। आ रही बात समझ में? ऑनलाइन वालों, एनी डाउट? इंट्रो दोनों को बता दो, इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसी क्या होती है, क्या समझते हो, अदर मॉरल क्वालिटीज जो है उनसे आप क्या समझते हो, और फिर वहां से लीड करो क्वेश्चन को। एम्पैथी एंड कंपैशन बहुत ज्यादा खुल जाएगा ये, एम्पैथी एंड कंपैशन कर भी सकते हैं वैसे तो। ठीक है, आगे चलें।
मॉरल क्वालिटी नहीं लिखाया, ठीक है बता दिया। तो आगे चले। यस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इमोशनल इंटेलिजेंस? हाउ कैन इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प ओवरकम द वीकनेसेस ऑफ द बेवेरियन ब्यूरोक्रेसी? आसान क्वेश्चन है। इनफैक्ट ये जो बेवेरियन ब्यूरोक्रेसी है उसका फोकस इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसी पे था, उसी की वजह से काफी सारी परेशानियां आई। वही एम्पैथी कंपैशन का रिक्वायरमेंट वहां पे आ जाएगा, एक कंपोनेंट तो वहीं से घुस जाएगा। और दूसरा जो वाकई वीकनेसेस है बेवेरियन ब्यूरोक्रेसी की, हायरार्की की वजह से जो आती हैं, रूल्स बिकमिंग एंड की वजह से जो आती हैं, सिलोज में काम करना, एलिटिज्म, ये हमने डिस्कस किया है। ये सब कैसे दूर होगा? इमोशनल इंटेलिजेंस से आप बता सकते हैं। बताया था ना, आपको याद होगा। तो ईआई को पढ़ाने से पहले, ईआई का एप्लीकेशन गवर्नेंस में बताने से पहले मैंने एक स्लाइड लिखी हुई थी, लिमिटेशंस ऑफ बेवेरियन ब्यूरोक्रेसी, और उसके बाद उसका एप्लीकेशन बताया था। वही कंटेंट लिखना है एग्जैक्टली। कितने लोगों ने लिखा इस क्वेश्चन को सेटिस्फैक्टरी तरीके से? वेरी नाइस। ठीक है। इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसी इज डिफरेंट देन इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी। नो, कॉम्पिटेंसी इज लाइक आईक्यू। आईक्यू की बात कर रहा है वो आईक्यू की बात कर रहा है। ये क्वेश्चन इज ऑल्सो अबाउट आईक्यू और ईक्यू के बीच का जो डिफरेंस है। बट बेवेरियन ब्यूरोक्रेसी की कॉन्टेक्स्ट में तो उसका जो लिमिटेशंस हैं वो काफी ब्रॉड हो जाएंगी, जो आपको बताया था क्लास में। याद आ रहा है आपको? कितने लोगों ने उसका 80% कंटेंट लिख दिया जो क्लास में डिस्कस हुआ था? 80% कंटेंट कितने लोगों ने लिखा? आपने अटेम्प्ट नहीं किया क्वेश्चन? तो फिर क्या किया है? अच्छा अच्छा, कंबाइंडली नहीं लिखेंगे। कैसे कंबाइंडली कैसे क्या है? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। आ गया समझ में? मुझे ये बताओ, ये क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूं नहीं किया था मैंने? ये कर चुका हूं इस क्वेश्चन को डिस्कस? रह गया था ना ये मुझे आप लोगों ने याद ही नहीं दिलाया। 4-5 क्वेश्चन तो नहीं है। कल तो मैंने करा दिए एक क्वेश्चन, तो प्रेयर वाला तो कल करा दिया। बताओ मुझे याद आया कि मैं 2 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, तो मैं 2 क्वेश्चन को तो लिख लिया हूं। और कुछ हो तो बता दो, अभी उनको मैं बच्चा कुछ कल करा दूंगा। आज पहले कर लेते हैं, फिर बताना। पहले कर लेते हैं, मुझे मैसेज कर देना कोई, ठीक है? सो दिस क्वेश्चन इज इंपैक्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। ये आई थिंक टेस्ट 3 में दिया था, जो सोनू आ गया था क्लास खत्म करने के लिए, है ना? इंपैक्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एज रिलायबल सोर्स ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। 2 बार या 3 बार क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने इसी पे अलग अलग तरीके से। इंपैक्ट ऑफ रिलीजियस डिजिटल टेक्नोलॉजी एज रिलायबल सोर्स ऑफ इनपुट फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग इज ए डिबेटेबल इश्यू। क्रिटिकली इवेल्युएट विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो यार 2 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, ठीक है? एक तो यही बताओ कि डिजिटल टेक्नोलॉजी से रैशनल डिसीजन मेकिंग में क्या नुकसान होता है, और चूंकि क्रिटिकल इवेल्युएट करना है तो क्या फायदा होता है। यही 2 पार्ट है। यस और नो? इंट्रोडक्शन क्या होगा इसका? रैशनल डिसीजन मेकिंग क्या होती है, यही इंट्रोडक्शन है। बेसिस यही है। अरे बेसिस यही है ना, एंड तो यही है कि अल्टीमेटली बनाना यह है रैशनल डिसीजन मेकिंग। इनपुट इंपैक्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी का देखना है। यस? ऑनलाइन आ रही बात समझ में? ठीक है। तो आप स्टार्टिंग में दे सकते हैं कि रैशनल डिसीजन मेकिंग क्या होती है, जो डिसीजन मेकिंग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे काम करती है, मल्टीपल सिनेरियो को एनालाइज करती है और एक मोस्ट ऑप्टिमम पाथ को चूज करती है, वो रैशनल डिसीजन मेकिंग है। अब उसमें बात आ रही है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी कैसे रिलायबल नहीं है। तो बेसिकली जो डिजिटल अरीना में जो प्रॉब्लम है एथिकल, उसकी बात आएगी कि भाई इनइक्वालिटी है, डिजिटल डिवाइड है। तो कोई भी डेटा जो हम ड्राइव करेंगे डिजिटल टेक्नोलॉजी से, वो होता सफिशिएंट ना हो, वो सही से रिप्रेजेंट ना करे लोगों को।
रैशनल डिसीजन मेकिंग में। डेटा साइबर क्राइम से फज हो जाए, यह भी एक चैलेंज है। डेटा ट्रांसपेरेंसी, लैक ऑफ डेटा ट्रांसपेरेंसी। इनकम टैक्स देखा कितने कम लोग एक्चुअल में भरते हैं। हम गवर्नमेंट मान के चल रहे कि डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट को करनी, कितना टैक्स लगाना है नहीं लगाना, तो ये देखेगी ना कि कितने लोग टैक्स दे रहे हैं। तो एक्चुअल जो डेटा है टैक्स देने वालों का वो कितना कम है। तो इट इज बिकॉज कि डेटा कलेक्शन में भी इश्यू है, डेटा ट्रांसपेरेंसी नहीं है। देन एट टाइम्स लोग जो डेटा देते हैं रैशनल डिसीजन मेकिंग के लिए अपने बिहेवियर के बारे में, वो गलत देते हैं। देयर इज डिजिटल मैनिपुलेशन। कई सर्वे आते रहते हैं ना, उन सर्वे में आपसे पूछेगा कि आपके पास मोटरसाइकिल है, आप बोलोगे नहीं है। आपके पास चूल्हा है, नहीं है, सरकार दे देगी। यस और नो? तो सर्वे जो है, जो डिजिटल इनपुट में मैनिपुलेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एक्चुअल बिहेवियर कैन नॉट बी असर्टेन्ड। तो कहां से डिसीजन मेकिंग करोगे? इन्फोडेमिक की इंफॉर्मेशन, इन्फोडेमिक की बात कर सकते हैं, टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन। तो करेक्ट इनपुट को कैसे फिल्टर करोगे? ये चैलेंजेस हैं सब। एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी के अपने आप में लिमिटेशन हो सकते हैं। पीडीएस, बायोमेट्रिक्स, आपने तो सोचा कि हम रैशनल डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, हमने तो ह्यूमन इंटरफेस हटा दिया, सीधा पैसा उसके उसमें जाएगा। जो फूड सिक्योरिटी है वो हमने इंश्योर कर दिया, कोई पैसा डाइवर्ट नहीं होगा, जो राजीव गांधी का स्टेटमेंट था। अब बायोमेट्रिक की काम नहीं कर रहा क्योंकि फिंगरप्रिंट फंस हो चुके हैं, मजदूर आदमी है। तो ये लिमिटेशन है टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी इमोशन कैप्चर नहीं करती है, डेटा इमोशन कैप्चर नहीं करता है। टेक्नोलॉजी ने तो बता दिया सर्वे का मैप करके, इस फॉरेस्ट में इतना इतना मिनरल है, इतना इतना यूरेनियम है, उसका इतना फायदा होगा। आपने पूरा चार्ट चूट बना लिया, अगले 5 साल में इतना प्रोडक्शन हो जाएगा, इतना प्रॉफिट आ जाएगा, इतना जीडीपी ग्रोथ हो जाएगा। अब सैटेलाइट ने ये तो कैप्चर किया नहीं कि इनमें का ट्राइबल्स का देवता रहता है। कैप्चर किया क्या? टेक्नोलॉजी नहीं करेगी कैप्चर। टेक्नोलॉजी इंट्यूशन को भी हेल्प नहीं करती है। यह क्वेश्चन इस साल यूपीएससी ने जो पूछा कि रैशनल डिसीजन मेकिंग में इंट्यूशन का रोल, टेक्नोलॉजी इंट्यूशन कैसे जज करेगी? इंट्यूशन तो अंदर से आता है। सो बेसिकली रैशनल डिसीजन मेकिंग के ये लिमिटेशंस हैं। अगर आपको देखा जाए तो लॉट ऑफ दीज प्रॉब्लम्स आर द कंस्ट्रेंट्स विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी के जो पॉइंट्स लिखे हुए थे आपको याद नहीं होगा, तो पहले 2-3 पॉइंट यही थे कि टाइम पे डेटा नहीं आता है, डेटा इनकम्प्लीट होता है, फैक्ट्स टाइमली नहीं आते हैं, फैक्ट्स इनकम्प्लीट होते हैं, और हम कई बार फैक्ट्स को प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। तो डिसीजन मेकिंग कैसे करें? डिजास्टर मैनेजमेंट हो रहा है, आप डिजास्टर आ गई है, आप वेट करोगे क्या रिसोर्सेज का? आप वेट करोगे क्या एनालिसिस का, प्रोफाइल का? आप एक्शन लोगे। एंड एक्शन इंट्यूशन के बेसिस पे आएगा, आपका एक्सपीरियंस के बेसिस पे आएगा। कहां गया आपका रैशनल इनपुट? नहीं आएगा। यही ऑब्जेक्टिविटी का लिमिटेशन पढ़ाया था आपको, वही चीज यहां पे आएगी। दिस मच क्लैरिटी यू शुड हैव कि हमने जो पहले पढ़ा हुआ है उसको मैं कैसे अप्लाई करूंगा। सेम थिंग इज हियर। रैशनैलिटी देखते ही आपका दिमाग खुल जाना चाहिए था कि ऑब्जेक्टिविटी के लिमिटेशन में यहां पे डाल सकता हूं। ये वही वाले पॉइंट हैं। इट इज जस्ट मैंने एथिकल टर्म्स उसमें ऐड कर दिए हैं, डेटा ट्रांसपेरेंसी, डेटा इंटीग्रिटी, इनइक्वालिटी, इन्फोडेमिक, ऐसे करके बस एथिकल टर्म्स उसमें ऐड कर दिए हैं। लेकिन उसका उल्टा ही बताना क्रिटिकल इवैल्यूएट है कि डिजिटल टूल से हेल्प कैसे होती है। इसके तो बहुत एग्जांपल है आपके पास यार। ई गवर्नेंस का ही तो बताना है, तो लिख देना आप इसमें। कैसा भी नहीं है, डिजिटल टूल से हेल्प भी काफी हुई है रैशनल डिसीजन मेकिंग में। So ultimately what is required is digital ethics. Human values should guide the usage of technology. Human values should guide the usage of technology. समझ में आ गया यह आंसर लोगों को? ऑब्जेक्टिविटी से रिलेट कैसे होगा दिख रहा है? रैशनैलिटी खुलते ही दिमाग में खुल जाएगा। ऑब्जेक्टिविटी में मैंने आपको बताया था, ऑब्जेक्टिविटी द एसेंस ऑफ रैशनैलिटी। याद है कि नहीं? उस स्लाइड में लिखा हुआ था अल्टरनेटिव, कॉस्ट बेनिफिट, वही चीज है यहां पे। तो जब ऑब्जेक्टिव का लिमिटेशन है वो इसका भी लिमिटेशन है, सेम कंटेंट आएगा। अगला क्वेश्चन तो आसान है। हाउ डज इंटीग्रिटी एम्पावर्स ह्यूमन बीइंग? कहां चले जाएं?
कौन सी क्लास है? हाँ, जाओ जाओ जाओ। इंटीग्रिटी इज ए वैल्यू दैट एम्पावर्स ह्यूमन बीइंग। क्या, कौन से कंटेंट जो मैंने पढ़ाया है आपको, कहां से आंसर करोगे इसको? आप बताओ। सिलेबस के कौन से पॉइंट्स इसका आंसर आ जाएगा? ह्यूमन बीइंग्स को इंटीग्रिटी कैसे एम्पावर करती है, यही बताएंगी। आप बताइए, सोचो थोड़ा सा। हाउ डज इंटेग्रिटी एम्पावर्स ह्यूमन बीइंग? हाउ डज इंटेग्रिटी, सिलेबस, सिलेबस सोचो। Is it not more about consequences of ethics for individuals? Integrity helps you in decision making. Integrity helps you in confidence. Integrity helps you in building social capital. यही तो पढ़ा था। ये अंडरस्टैंडिंग आपको आनी चाहिए। ये मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है। हाउ डज, मतलब कॉन्सिक्वेंस ऑफ एथिक्स ऑन इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट, पब्लिक और सोसाइटी इन जनरल। अब एथिक्स को एक नाम भी दे सकता है वो, इट कैन बी इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रिटी में जो इंटीग्रिटी के शब्द पढ़े होंगे वो आ जाएंगे, जो वहां पढ़ा होगा उसके अलावा जो एथिक्स वाला है वो तो आएगा ही। नहीं आ रहा समझ में? तो यही पॉइंट्स आ जाएंगे। हाउ इंटीग्रिटी हेल्प्स इन बेटर रिलेशनशिप्स, हाउ इंटीग्रिटी हेल्प्स इन करियर प्रोग्रेशन, हाउ इंटीग्रिटी हेल्प्स इन बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, हाउ इंटीग्रिटी हेल्प्स इन बीइंग ए क्लियर कंसाइंस ताकि आपका हैप्पीनेस बिल्ड हो सके, हाउ इंटीग्रिटी हेल्प्स इन बिल्डिंग सोशल कैपिटल, हाउ इंटीग्रिटी हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी, बिल्डिंग हायर ऑर्डर नीड्स। सेम कंटेंट है। हाउ मेनी ऑफ यू वर एबल टू थिंक कि यह आंसर में आएगा? ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं है। कितने लोगों को समझ में आया क्वेश्चन में कि यही इसका आंसर आएगा? कितने लोगों को नहीं आया? ईमानदारी से बताओ, नहीं आया। आ गया? सेम आंसर है। आपको समझ में आ रहा है? नॉर्थ कैंपस, यस। सिविल सर्विसेज से रिलेट किया है एक्सेट्रा। ह्यूमन बीइंग लिखा हुआ है ना, तो ह्यूमन बीइंग नॉट नेसेसरली सिविल सर्वेंट ओनली। तो ब्रॉड खोलना है। सिविल सर्वेंट भी लिख सकते हो, बट ह्यूमन बीइंग इज ए ब्रॉड थिंग। लिख सकते, हाँ, तो बस लिख सकते हो, लेकिन वहीं केवल वही नहीं होगा। हाँ, लिख सकते हो, उनका एग्जाम्पल दे सकते हो, रतन टाटा का एग्जाम्पल दे सकते हो। वेरी गुड अक्षत, वेरी गुड। ठीक है, आई बात समझ में? यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगर आप ना रिवाइज नहीं कर रहे हो घर जाके, एथिक्स रिवाइज किया आप लोगों ने? आपको बोला था इन 6 दिनों में रिवाइज कर लेना ये सेक्शंस भी। छुट्टी भी हो गई आपकी संडे मंडे की, फिर भी आपने नहीं किया, मैच देख रहे थे। अब रिवीजन कर लो, कल की क्लास है लास्ट। ऐसे देख रहे हो, पहली बार देखा सर ये सब। तो ये आपने कहां छुपा रखी थी स्लाइड? ऐसा मत करो मेरे संग, घर पे जाके रिवाइज करो। सेम कंटेंट है, ट्राई टू आइडेंटिफाई द थीम्स। अभी मैं संग में करवा रहा हूं, आपके अकेले फिर परेशान हो जाओगे। ठीक है, अब बता दीजिए कौन से क्वेश्चन रह गए। वर्शिप वाला क्वेश्चन तो मैंने कल करा दिया। आई काउंट हिम ब्रेव हु ओवरकम वो रिलीजियस सफरिंग वाला क्वेश्चन तो मैंने कल करा दिया, वो तो सेम क्वेश्चन हो गया। और कौन सा क्वेश्चन है जो रह गया है? बता दो भाई। आप मुझे बता देना कोई और क्वेश्चन जो डिस्कस करने से रह गया हो, वो मैं कल लास्ट क्लास है ना, इसलिए डिस्कस कर लूंगा उसमें। ठीक है, तो मुझे बता देना, मैसेज कर देना पर्सनली, तो मैं कल की क्लास में उसको कर लूंगा। फिर मैनेजर लीडर वाला, ठीक है, उसको देख लेंगे। ठीक है,
ओके देन, बाय बाय। केस स्टडी की क्लास होगी और क्या, परसों से होगी। ये क्या हो गया? कल का टेस्ट पोर्टल पे सबमिट होगा, जिन्होंने एसए लिखा है, एसए में जो एनरोल्ड है उनके लिए पोर्टल पे ही सबमिट होगा।